Hello friends, welcome back to my channel and welcome to part 2 of group discussion topics that we are going to discuss that are going to help you in MBA, government exam and your placements in this year. So let us not waste a lot of time and let us quickly begin with our topics. इस वीडियो का एक पहला पार्ट बन चुका है जो आपने जिसको बहुत अच्छा प्यार दिया, तो इसलिए ये एक और सेकंड सीरीज भी लेके आया हूँ मैं 2024 की सीरीज का। तो चलिए इस साल के टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। तो बर्निंग सेशन सबसे पहला टॉपिक जो आपको मिल सकता है ये ग्रुप डिस्कशन के रिगार्ड से वो ये है कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद इंडियन एविएशन। इज इंडियन एविएशन टू मच रिलायंट ऑन इंडिगो एयरलाइंस ओनली। अब देखिए करेंटली देर वर सम वायरल फुटेजेस जिसमें फ्लाइट की डिलेज दिखाए गए, कुछ पैसेंजर्स रेस्टलेस हो गए, कुछ लोग पायलट के साथ टसल करने लगे एंड देर वर सम विजुअल्स ऑफ पैसेंजर्स हु हैविंग फूड इन रनवे एरियाज। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो इंडियन एविएशन को प्लेग कर रही है काफ़ी टाइम से, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम पहले इंडियन एविएशन की कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे एंड इंडियन एविएशन का फ्यूचर क्या है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड वी विल ट्राई टू कम टू अ कंक्लूजन। अब आप सबसे पहले देखिए कि इंडिगो इज द सोल एयरलाइन दैट इज फ्लाइंग इन 552 आउट ऑफ 1048 रूट्स इन इंडिया। तो बेसिकली ये जो इंडियन एविएशन का जो मार्केट है वो थोड़ा मोनोपोलिस्टिक इन नेचर है, बाकी प्लेयर्स इतने बड़े नहीं है एज कम्पेयर टू इंडिगो। तो जो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में जो एयरपोर्ट है, अगर आप वहाँ ऑब्जर्व करें, वहाँ नोटिस करें, वहाँ जो मेजॉरिटी फ्लाइट जाती है वो सब इंडिगो ही की होती है। एयर इंडिया, अकासा, विस्तारा, स्पाइस जेट, इन सब के कैरियर्स टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज़ को इतने अच्छे से पेनिट्रेट नहीं कर पाए अभी तक। तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट जो प्रॉब्लम्स के रेट में आप डिस्कस कर सकते हो वो ये है कि जो एयरक्राफ्ट टर्बाइन फ्यूल है, जो बेसिकली फ्यूल है जो एयरक्राफ्ट में यूज़ होता है, दैट अकाउंट्स फॉर स्टैगरिंग 50 to 70% ऑफ एयरलाइंस ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। तो देखिए ये एक मेजर कंपोनेंट होता है, एटीएफ जो होता है फ्यूल कंपोनेंट जो है बेसिकली एक एयरलाइन का ऑपरेशनल एक्सपेंस का 50 to 70% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। एंड इस पर्टिकुलर चीज़ में जो वैट है, जो नेक्स्ट पॉइंट में मैंने डिस्कस किया, जो टैक्स है दैट रीचेस अप टू 30% एंड एडिशनल इंपोर्ट टैक्सेस इसमें और लगता है क्योंकि फ्यूल ये वाली हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से। तो इसलिए ये जो टैक्सेशन के कारण ये जो फ्यूल का जो कॉस्ट है वो इन पर्टिकुलर एयरलाइन कंपनीज के लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है। एंड जस्ट बिकॉज दिस फ्यूल प्राइसेस आर सो हाई इट कॉजेज अ डेंट इन द बॉटम लाइन ऑफ दिस कंपनीज। अब देखिए ये जो एयरलाइन कंपनीज है दीज ऑपरेट इन कट थ्रोट प्राइसिंग ऑल्सो एंड देयर इज अ वेरी हाई बैरियर टू एंट्री। कोई तुरंत जाके अगले दिन जाके ये डिसाइड नहीं कर सकता कि अभी हम एयरलाइन की कंपनी चालू करेंगे। बहुत सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, बहुत सारे पैसे लगते हैं एक एयरलाइन कंपनी को खोलने के लिए एंड प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेटिव है। अगर आपको कोई पर्टिकुलर एयरलाइन 200 रुपये कम में अगर फ्लाइट दे रहा है तो वो कस्टमर उस पर्टिकुलर एयरलाइन के पास चले जाता है 200 रुपये बचाने के लिए। तो येस द बैरियर टू एंट्री इज़ वेरी हाई एंड द प्राइसिंग कॉम्पिटिशन इज एक्सट्रीमली फियर्स। अब आप देखिए एक और टॉपिक जो हम बात कर सकते हैं, एक और एरिया जिसके बारे में डिस्कस सकते हैं वो ये है कि फ्लक्चुएशंस इन डॉलर रेट अगेंस्ट द इंडियन रूपी। अब रूपी कैन सीवियरली इम्पैक्ट प्रॉफिट्स सिंस मेजर एक्सपेंडिचर्स लाइक एयरक्राफ्ट एक्विजिशन, मेंटेनेंस एंड लीज कॉस्ट आर डॉलर डिनोमिनेटेड। अब देखिए जो इंडियन की जो कंपनीज है जो प्लेन्स खरीदती है, बोइंग, एयरबस, ये दो कंपनी जो सप्लाई करती है जो कि यूएस बेस्ड कंपनीज है, जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है वो भी बाहर की कंपनीज ही इन एयरलाइंस को मेंटेन करती है, जो आपका फ्यूल का कॉस्ट होता है वो भी बाहर की एरिया से ही हम इंपोर्ट करते हैं फ्यूल। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो डॉलर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर रूपी एंड डॉलर काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा, तो अगर इंडिया की प्राइसिंग डॉलर से वीक हो रही है तो ऑब्वियसली कंपनी की जो बॉटम लाइन है वो अफेक्ट करेगी, वो इम्पैक्ट करेगी, प्रॉफिटेबिलिटी विल सफर। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक सच एज कंजेशन एट मेजर एयरपोर्ट्स, लैक ऑफ एडिक्वेट पार्किंग स्लॉट्स एंड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम्स एंड लिमिटेड रनवे कैपेसिटी। तो ये कुछ और ऑपरेशनल एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल challenges है with regards to airports and the infrastructure around aviation that is causing the expenses of the Indian airline companies to increase. अब नेक्स्ट हम बात करते हैं what can be the future of Indian aviation. सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि जो इंडियन एविएशन का जो सेक्टर ग्रोथ है उसके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है। ये जो इंडस्ट्री है वो ग्रो कर रही है एंड जो डोमेस्टिक ट्रैफिक है, जो पीपल है वो आर चूजिंग टू फ्लाई आर ग्रोइंग बाय 57% विच इज़ अ वेरी स्टैगरिंग नंबर। इंडिया में बहुत सारे ऐसे टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ के लोग हैं हु हैव नेवर इवन सेट ऑन अ फ्लाइट, कभी वो प्लेन में बैठे ही नहीं है। तो दिस इज़ अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर देम। अब हाल ही में एक न्यूज़ आया है कि इंडिगो एंड एयर इंडिया ने कुल मिला के 970 प्लेन्स ऑर्डर किए एयरबस एंड बोइंग से। तो ये एक सिग्निफिकेंट इंडिकेटर है कि किस तरीके से डोमेस्टिक डिमांड बढ़ रही है इन रिस्पेक्ट टू एविएशन, ठीक है। तो इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको लोगों को स्किल करना है। आपके इंडस्ट्री में जितने लोग काम कर रहे हैं, क्रू काम कर रहे हैं, ग्राउंड स्टाफ काम करते हैं, उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए उनको ट्रेन करना है। उसके बाद है रैशनलाइजेशन ऑफ फ्यूल टैक्सेस इज रिक्वायर्ड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 30% वैट लगता है फ्यूल की, विच इज सच अ मेजर कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ द ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। उसको टैक्सेशन को थोड़ा रैशनलाइज करना पड़ेगा एंड कंटिन्यूड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट विल कीप ग्रोथ। और बेसिकली गवर्नमेंट को एंड प्राइवेट एंटिटीज को इन्वेस्ट करते रहना पड़ेगा विद रिगार्ड्स टू इंप्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर ताकि कॉस्ट आप रिड्यूस कर सके, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि एयरलाइन की प्रॉफिटेबिलिटी इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल।
और हमें इंडिगो के अलावा और सारे प्लेयर्स चाहिए ताकि मार्केट में एक फेयर प्राइस हो, एक फेयर कंपटीशन रहे कंपनीज के हिसाब से, ताकि कंज्यूमर बेनिफिट करे एट द एंड ऑफ इट ऑल। तो बेसिकली एयरलाइंस को प्रॉफिटेबिलिटी में फोकस करना है, एंड देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स जो मैंने अभी बताया दैट विल इम्पैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी। एंड प्राइसेस हैज़ टू बी डायनामिक एज पर सप्लाई डिमांड। तो जो कस्टमर ज़्यादा अमाउंट पे करने के लिए रेडी हो सकता है तो ही कैन पे हायर अमाउंट फॉर दैट सेम टिकट, ठीक है। तो प्राइसेस को भी डायनामिक होना पड़ेगा। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एयरलाइन इंडस्ट्री एंड बेसिकली एविएशन कंपनीज को ऑपरेट करने के लिए मल्टीपल स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व है। आपके गवर्नमेंट है, मिनिस्ट्री है, एयरपोर्ट अथॉरिटी है, एविएशन है, बाहर से की कंट्री से हम जो फ्यूल इंपोर्ट करते हैं, जो प्लेन्स इंपोर्ट करते हैं, सर्विस मेंटेनेंस, बहुत सारे स्टेक होल्डर इन्वॉल्व है। एंड अगर ये एक साथ मिलके एफिकेसी को अगर अच्छे से बढ़ाना है तो इन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी, तभी जाके ये जो ओवरऑल एविएशन का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। तो ये था इस टॉपिक के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करते हैं, जो है बर्निंग सेंसेशन ऑफ ले ऑफ्स। अब आपने देखा है कि लास्ट फ्यू मंथ्स में और लास्ट फाइनेंशियल ईयर से Q4 से ही बहुत सारी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ करना चालू कर दिया था। देखिए, रश इन सिलिकॉन वैली टू कैपिटलाइज ऑन AI's potential is having significant impact in the workforce. Technology giants like Microsoft, Amazon, Google, who are not able to avoid layoffs despite having strong balance sheets in 2023. 38% कंपनीज 2024 में ले ऑफ फोर्स ही कर रही है एंड 39% बिलीव कर रही है कि AI ही है जो वर्कर्स को रिप्लेस कर रहा है। तो ये कुछ डेटा है जो सेकेंडरी रिसर्च के हिसाब से आप दिखा सकते हैं अपने पैनलिस्ट को। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मेजरली ये ले ऑफ्स का रीज़न क्या है, ठीक है। तो द फर्स्ट रीजन ऑफ दिस ले ऑफ इज बिकॉज ऑफ मार्केट फ्लक्चुएशन। और ये मार्केट फ्लक्चुएशन क्यों हो रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द बलूनिंग इफेक्ट, which means that aggressive hiring by most organizations to meet pandemic fuel demand is causing subsequent mass layoffs. So जो पैंडेमिक का टाइम था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कंपनीज ने बहुत अग्रेसिवली लोगों को हायर कर लिया था विदाउट इवन नोइंग कि उतने लोगों की उनको एक्चुअली ज़रूरत है, ठीक है। तो अब उनको रिक्वायरमेंट पता चल रही है कि इतने लोगों की ज़रूरत नहीं, तो नाउ दे आर लेइंग ऑफ दोज एम्प्लॉइज। Rise of AI and automation, companies adapting to new technologies like ChatGPT, AI and machine learning causing disruption in the industry leading to job losses. इसके बारे में मैंने आपको बताया। फिर नेक्स्ट टॉपिक हो गया आपका रिसेशन। अब रिसेशन क्या होता है? बेसिकली इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट है वो स्लो डाउन हो रही है क्योंकि लोगों का अर्निंग पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। इकोनॉमिक डाउनटर्न मार्क्ड बाय नेगेटिव GDP ग्रोथ इज लीडिंग टू राइज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड reduced कंज्यूमर स्पेंडिंग। नेक्स्ट, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। Redundancies in the workforce emerge when companies merger और acquire one another. बहुत सारे merger and acquisitions हो रहे हैं, बहुत सारे startups का acquisition हो रहा है जिसके कारण workforce redundant हो रही है, इसलिए लोगों को lay off करना पड़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो गया कॉस्ट कटिंग। कॉस्ट कटिंग मतलब लोगों की प्रॉफिट कम हो रही है, इकोनॉमी क्योंकि डाउन चल रही है, ऑब्वियसली लोग चीज़ें कम खरीद रहे हैं, सर्विसेज कम अवेल कर रहे हैं, तो प्रॉफिट कम हो रहा है, सेल्स डिक्लाइन हो रहा है, इसलिए ले ऑफ एक क्विक तरीका है अपनी कंपनी के एक्सपेंस को कम करने का। तो कॉस्ट कटिंग के लिए भी लोग बेसिकली ले ऑफ कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। नेक्स्ट रीज़न कि लोग ले ऑफ क्यों हो रहे हैं इज बिकॉज ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग। रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब बेसिकली है इट मीन्स इंप्रूविंग एफिशिएंसी, अडेप्टिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू मार्केट चेंजेस बाय लेइंग ऑफ पीपल एंड वर्कफोर्स। नेक्स्ट हो गया आपका इन्वेस्टर प्रेशर। अब इन्वेस्टर की तरफ से भी बहुत प्रेशर आ रहा है क्योंकि जो छोटी मोटी कंपनी जो स्टार्टअप है जहाँ पे इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया, VCs ने पैसा लगाया है, उन लोग हमेशा प्रॉफिट मार्जिन सीख करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी सीख करते हैं। एंड अगर कंपनी ने बहुत सारे लोगों को हायर पे पैकेजेस में हायर किया हुआ है क्योंकि वो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दे पा रही है, तो इन्वेस्टर के प्रेशर के कारण भी कंपनीज एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर रही है। अब इसका बेसिकली इम्पैक्ट क्या होता है हम ये डिस्कस करते हैं। इसका सबसे फर्स्ट इम्पैक्ट बेसिकली यही है कि इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट है, तो स्ट्रेन ऑन सेफ्टी नेट्स लीडिंग टू डिक्रीज कंज्यूमर स्पेंडिंग एंड फर्दर इम्पैक्टिंग द इकोनॉमी। लोग खर्चा कम कर रहे हैं तो इकोनॉमी और उससे खराब हो रहा है। रिड्यूस्ड मोरल एंड प्रोडक्टिविटी, जो बाकी कुछ बचे कुछ एम्प्लॉयज़ हैं वो भी डर रहे हैं कि फ्यूचर में वो ले ऑफ ना हो जाए, उनका मोरल डाउन हो जा रहा है, इसलिए ओवरऑल प्रोडक्टिविटी भी सफ़र कर रही है। नेक्स्ट है देयर इज अ लॉस ऑफ वैल्यूएबल स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। फर्म्स माइट लूज क्रूशियल एक्सपर्टीज ड्यूरिंग ले ऑफ्स हिंडरिंग फ्यूचर ग्रोथ एंड इनोवेशन। तो इससे जो बहुत सारे स्किल्ड लोग हैं उनके साथ भी ले ऑफ हो सकता है और इसलिए कुछ एक्सपर्टीज़ वो लूज़ कर सकते हैं जिसके कारण कंपनी का इनोवेशन फ्यूचर में हैम्पर हो सकता है, ठीक है। अब हम देखिए कि बेसिकली हम प्रिपेयर्डनेस एंड ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज क्या इम्पैक्ट कर सकते हैं ले ऑफ को अवॉइड करने के लिए, ठीक है। एम्प्लॉई शुड कंसिडर अपस्किलिंग, रीस्किलिंग एंड नेटवर्किंग टू प्रिपेयर फॉर पोटेंशियल ले ऑफ थ्रेट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन शुड कंसिडर ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग हायरिंग फ्रीजेज, रिड्यूसिंग वर्क आवर्स और सैलरीज, instituting job sharing or reassigning employees to other departments or roles within the company to reduce the negative impact on employees and allow businesses to retain their skilled force. बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन से रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं, हायरिंग फ्रीज लगा सकते हैं, कहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आप लोगों को हायर नहीं करें, कंपनी के टीम्स को आप रिजेक्ट कर सकते हैं, अपने वर्कफोर्स को रीअलाइन कर सकते हैं,
एंड बेसिकली डिपार्टमेंट्स में थोड़ी ऐसी ट्विकिंग कर सकते हैं जिसके कारण आप अपनी हर एम्प्लॉय जो अभी कंपनी में प्रेजेंट है उनकी प्रोडक्टिविटी को आप इंक्रीज कर सके रादर देन डूइंग ले ऑफ, एंड एम्प्लॉयज अपने पर्सपेक्टिव से अपस्केल कर सकते हैं ताकि वो ले ऑफ ना हो। तो ये था ये पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। अब नेक्स्ट हम टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, वो है वेल्थ डिस्पैरिटी, वेदर इट इज अ गुड थिंग और अ बैड थिंग। ठीक है, अब एक रिसेंट वेल्थ वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 के हिसाब से टॉप 10% एंड टॉप 1% होल्ड 57% एंड 22% ऑफ टोटल नेशनल इनकम रेस्पेक्टिवली, एंड जो बॉटम 50% है उनके पास सिर्फ 13% ऑफ वेल्थ है दुनिया की। ठीक है, एंड दैट इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। अब बेसिकली इन चीज़ों का बेसिकली प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट्स हाई डिपेंडेंस ऑन इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये एक क्रिटिकल प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट, इंडिया की जो गवर्नमेंट है उनको बेसिकली बहुत सारे लोग ऐसे सिटीजन्स ऐसे हैं जो टैक्स नहीं भर रहे हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट इज हाईली डिपेंडेंट ऑन टैक्सेशन, जीएसटी। बेसिकली आप जो भी सामान खरीद रहे हैं, जो भी सर्विस अवेल कर रहे हैं किसी कंपनी से, उसमें जीएसटी लगता है। तो गवर्नमेंट टैक्स कलेक्शन के लिए उन सोर्सेज पे ज़्यादा डिपेंडेंट रादर देन बीइंग डिपेंडेंट ऑन सिटीजन्स हु आर पेइंग टैक्स फ्रॉम देयर इनकम्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स देखिए, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है, इनडायरेक्ट टैक्सेस टेंड टू टेक अ हायर परसेंटेज ऑफ इनकम फ्रॉम दोज ऑन अ लोअर इनकम। तो जो लोग गरीब लोग हैं उन लोग जीएसटी दे रहे हैं रादर देन पेइंग इनकम टैक्स, तो इससे उनका नुकसान हो रहा है। हाई कॉस्ट ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सर्विसेज, ये एक प्रॉब्लम है। दिस रिजल्ट्स इन अ हाई अमाउंट ऑफ डेट टेकन बाय ऑर्डिनरी पीपल विच क्रिपल्स देयर ग्रोथ, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी नहीं है एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सेक्टर की, तो इसके कारण लोग लोन लेते हैं, और जो गरीब है वो और गरीब होता है और अमीर है वो और अमीर होता है। तो बेसिकली वेल्थ गैप बढ़ते जा रहा है इंडिया का। उसके बाद डिक्लाइन इन द प्रोपोर्शन ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स इन ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू रिसीट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, जो कॉर्पोरेट टैक्स का प्रोपोर्शन है एज अ कलेक्शन ऑफ टोटल टैक्सेस जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है वो डिक्लाइन हो रहा है, जबकि गवर्नमेंट को मेजरली जायंट कॉर्पोरेट्स को ज्यादा टैक्स करना चाहिए कंपेयर टू टैक्सिंग ऑर्डिनरी सिटीजन, क्योंकि उनका जो क्वांटम होगा टैक्स का कलेक्शन का वो भी ज्यादा होगा एंड वो ज्यादा सिग्निफिकेंट होगा विद रिगार्ड्स टू कंट्रीब्यूटिंग इन टर्म्स ऑफ द नेशंस ओवरऑल ग्रोथ। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इन्फ्लेशन के बारे में। इन्फ्लेशन के टाइम पे राइजिंग प्राइसेस आर नॉट बैक्ड बाय सफिशिएंट इंक्रीज इन वेजेस। दिस लीड्स टू अ कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉफिट इन फ्यूअर हैंड्स व्हाइल द पीपल विद लोअर एज बिकम लूजर्स। तो बेसिकली मतलब ये कि इन्फ्लेशन अगर हो रहा है तो जो लोअर स्टेट ऑफ सोसाइटी है उनकी जो इनकम है, वो जो चीज़ जो खरीदते हैं, जो सर्विस वो अवेल करते हैं, उनकी महंगाई तो बढ़ रही है लेकिन उनकी इनकम उस प्रोपोर्शन में इंक्रीज नहीं हो रही है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। अब बेसिकली इसका सोल्यूशन क्या है, गवर्नमेंट क्या सोल्यूशन दे सकती है इस पर्टिकुलर चीज़ का? करंट टैक्स सिस्टम जो है दे फेवर द सुपर रिच। Abhijit Banerjee, who is a Nobel laureate, he has suggested that wealth tax needs to be reintroduced in India for redistribution of resources. जो लोग अल्ट्रा हाई नेटवर्थ के हैं, बहुत ज़्यादा अमीर है, उनको थोड़ा ज़्यादा टैक्स पे करना चाहिए एज कम्पेयर टू द एंटायर सिटीजन्स पेइंग इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड पीपल इन द लोअर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी पेइंग टैक्सेस। Spends on healthcare sector at 2.5%, India is still among the lowest in the world with a global average of 6% of GDP. इंडिया को हेल्थ केयर सेक्टर में थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हेल्थ केयर सस्ता नहीं है तो लोग लोन लेके जाएंगे हॉस्पिटल में अपना इलाज करने, एंड दैट इज ह्यूजली डेट्रीमेंटल टू द इंडियन सोसाइटी एंड द इंडियन सिटीजन्स एज अ होल। एक और आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। बेसिकली कंट्रीज लाइक जापान एंड डेनमार्क दे हैव इम्प्लीमेंटेड प्रोग्रेसिव टैक्स विच इज बेस्ड ऑन टैक्स पेयर्स एबिलिटी टू पे। इट इम्पोजेस अ लोअर टैक्स ऑन लोअर इनकम अर्नर्स देन दोज ऑन हायर इनकम। तो एकदम ऐसा प्रोग्रेसिव टैक्स वाला स्ट्रक्चर हम इंडिया भी फॉलो करते हैं, लेकिन स्टिल देयर आर स्कोप ऑफ लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट्स इन दिस। तो इस चीज़ को हम अडॉप्ट कर सकते हैं एंड वी कैन लर्न फ्रॉम कंट्रीज लाइक जापान एंड डेनमार्क हु हैव इम्प्लीमेंटेड दिस मॉडल इन अ मोर इफेक्टिव मैनर। नेक्स्ट इज जॉब क्रिएशन एंड वुमेन पार्टिसिपेशन इन वर्कफोर्स। अब देखिए, वुमेन पार्टिसिपेट करेगी वर्कफोर्स में तो देश का जीडीपी बढ़ेगा, इनकम गैप रिड्यूस होगा। और जॉब क्रिएशन, जो भी हमारे कंट्री के सिटीजन्स है, गवर्नमेंट है, उनको बेसिकली काम करना चाहिए इन सेटिंग अप स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जिससे कि मार्केट में जॉब्स इंक्रीज हो। ठीक है, एंड मोर पीपल हैव मोर मनी, जिसके कारण डिस्पैरिटी थोड़ी रिड्यूस होगी। मिनिमम वेज एंड यूनिवर्सल बेसिक इनकम का कॉन्सेप्ट आप ला सकते हैं, यू कैन डिस्कस, बट वेदर इंडिया के केस में ये अच्छा आइडिया है कि नहीं वो उसके बारे में भी आप डिस्कस कर सकते हैं ग्रुप में। मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। अब बहुत सारी कंपनीज में मोनोपोलीज है, बहुत सारे सेगमेंट्स में मोनोपोलीज है, अदर कंपनीज नहीं है कंपटीशन में। उसके कारण क्या होता है, वो एक पर्टिकुलर कंपनी ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन जाती है एंड उस पर्टिकुलर कॉर्पोरेट में ही सारा वेल्थ एक्यूमुलेट होता है rather than the wealth being distributed amongst all stakeholders and people who are in the lower strata of the society as well. And restrictive trade practices act. Finally, अगर इस टॉपिक को अगर हम कंक्लूड करें तो wealth disparity is not great for societies as the people in lower end of the hierarchy suffer. Education and healthcare relaxation will help and correct taxation structure will ensure that wealth is distributed well. तो ऐसे आप कंक्लूड कर सकते हो इस टॉपिक को। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे वो है आपका अटेंशन इकोनॉमी। अटेंशन इकोनॉमी होता क्या है एंड व्हाई इज इट गेनिंग अ लॉट ऑफ ट्रैक्शन दीज डेज। तो
So basically, attention economy refers to the idea that attention is a precious resource, and everyone from businesses to social media platforms is competing for it. Social media platforms are a part of this economy and are contributing immensely to the overall GDP also. अब बेसिकली अटेंशन इकोनॉमी का एडवांटेजेस क्या है? सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज एंड कंटेंट. इट इज़ बेनिफिशियल फॉर कंज्यूमर्स, क्योंकि लोग अपना अच्छे से रिसर्च कर पाएंगे, उनको समझ में आएगा कि प्रोडक्ट क्या है, सर्विस क्या है. तो उस पर्टिकुलर कंटेंट को देख के उनको आइडिया आएगा कि वो प्रोडक्ट एंड सर्विस उनको खरीदना है कि नहीं, तो दे कैन मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन. नेक्स्ट, फॉर बिजनेसेस एंड कंटेंट क्रिएटर्स, द अटेंशन इकोनॉमी creates opportunities for monetization through advertisements, sponsorships and partnerships. जैसा कि आपको पता है बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स आ गए हैं मार्केट में. यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से लोग पैसे कमा रहे हैं. सो दीज आर ऑल्सो सर्टन एवेन्यूज थ्रू विच दे कैन मेक मनी. नेक्स्ट है, इट एनेबल्स इंडिविजुअल्स टू स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट करंट इवेंट्स, ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट्स. तो जैसे बहुत सारे न्यूज़ ब्लॉग्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, इंस्टाग्राम पेजेस है, जो आपको करंट इवेंट्स, ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट्स विद रिगार्ड्स टू ईच इंडस्ट्री आपको पता चल जाता है. अगर आपको एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड हो तो उसके बारे में आजकल इन्फॉर्मेशन मिलना काफ़ी ईजी हो गया है. नेक्स्ट हो गया आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दैट प्रोवाइड स्पेसेस फॉर कम्युनिटीज टू फॉर्म एंड थ्राइव. लोग अपनी खुद की कम्युनिटीज फॉर्म कर सकते हैं. सपोज एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को बॉडी बिल्डिंग में इंटरेस्ट है, तो बॉडी बिल्डिंग की एक कम्युनिटी फॉर्म हो गई. कुछ लोग बहुत पैशनेट है कार्स को लेके, तो एक कार का कम्युनिटी फॉर्म हो गया. तो पीपल आर कमिंग टुगेदर एंड फॉर्मिंग ग्रुप्स एंड कम्युनिटीज दैट इज फर्दर इंक्रीजिंग देयर इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन. तो इस केस के हिसाब से पीपल विद शेयर्ड इंटरेस्ट कैन नाउ कनेक्ट, डिस्कस एंड कोलैबोरेट, देयरफॉर फॉस्टरिंग अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग. तो ओवरऑल सोसाइटी में कोहेसिवनेस का काम कर रहा है बढ़ाने का. इसका बेसिकली अब एक ड्रॉबैक्स क्या है? कुछ ड्रॉबैक्स भी है. इंफॉर्मेशन ओवरलोड एंड स्ट्रेस. सोशल मीडिया के कारण सोसाइटी में एंग्जाइटी इंड्यूस हो रहा है, मेंटल हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, प्रोकास्टिनेट कर रहे हैं. दीज आर सम ड्रॉबैक्स. स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन स्क्रीन टाइम लोगों का बढ़ रहा है. जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोडक्टिविटी एंड प्रोकास्टिनेशन भी चल रहा है, लोग अपनी एफिशिएंसी लूज कर रहे हैं. एंड एक और बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि इट इज़ वेरी ईजी टू स्प्रेड मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़ एंड प्रोपागेंडा थ्रू दिस. अब इसका बेसिकली सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशंस के बाद में डिस्कस करते हैं. सबसे पहले आपको बाउंड्री सेट करनी है. यू हैव टू डिसाइड स्पेसिफिक टाइम्स टू चेक योर फोन और एंगेज विद सोशल मीडिया. दिस विल हेल्प यू to become more productive and focus on your tasks rather than wasting a lot of time in social media. Next है आपका prioritize your tasks. Focus on important tasks before getting lost in sea of information. Unsubscribe and unfollow. Basically आपको अपने मोबाइल स्क्रीन में या डेस्कटॉप को, अपने इंटरनेट यूजेज को डीक्लटर करना है. यू हैव टू क्लीन अप योर डिजिटल स्पेस बाय रिड्यूसिंग अननेसेसरी नोटिफिकेशंस एंड कंटेंट. क्योंकि जब भी आप डिजिटल का कोई भी कंटेंट आपके सामने आता है तो यू टेंड टू गेट ओवरवेल्म्ड. तो इसलिए आपको इंश्योर करना है कि ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स है, जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके पास आ रहा है, वो आप उस चीज़ को कंस्ट्रक्टिवली यूज़ कर सको, रादर देन यू लूजिंग आउट योर फोकस एंड प्रोकास्टिनेटिंग एंड मिसिंग आउट ऑन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स एंड टास्क दैट यू वांट टू डू एंड अचीव इन योर लाइफ. ठीक है, तो नेक्स्ट कंक्लूड करने के लिए हम बात कर सकते हैं कि अटेंशन इकोनॉमी has a lot of advantages, but it can also pose threats in terms of misinformation and it kills productive time of the nation's youth. तो इसलिए more smarter way to be will be to have a controlled usage of the social media platforms. Even though these platforms are useful, still a controlled sort of a usage will help them to use them more effectively. So this was all about the topic. So we discussed 4 topics today. So I will be back with yet another series in which I will discuss more topics. If you like this series, do let me know in the comment section below. And yes, do like my video and do subscribe to my channel for more useful videos like these.